ये न्यूज एनालिसिस हम प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ में रखकर कर रहे हैं और हिमाचल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। यदि आप एचपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स को हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। न्यूज की बात करते हैं। ये जो न्यूज है ये पिछले 2-3 दिनों की है जो हमने कवर की है। हम कोशिश यही कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज हो उन्हीं को कवर करें, तो इसलिए हो सकता है कि वीडियो एक दिन छोड़ करके आए ताकि हम रेलेवेंट न्यूज जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो उसको आपके सामने प्रस्तुत करें। तो पहली न्यूज जो द ट्रिब्यून और अमर उजाला के द्वारा कवर की गई है, कुल्लू का कंकर कुन पीक इन कारलेक, और यहाँ पर लिखा हुआ है कुल्लू की ईशानी सिंह ने फतेह की 7077 मीटर ऊंची माउंट कुन चोटी। तो कुन चोटी की बात हो रही है जो कुन जो माउंटेन रेंज है उसका एक पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। देखते हैं इस न्यूज के बारे में। ईशानी वॉज मेंबर ऑफ फर्स्ट विमेन एक्सपेडिशन फ्रॉम इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF to successfully scale 7077 meter high Kun peak of Karli. The first national women expedition to Mount Kun having 8 female members, यानी कि इसमें से 8 महिलाएं इसमें शामिल थी। Left for the expedition on August 24. 8 महिलाएं जो इस एक्सपेडिशन के लिए स्केल करती हैं, जाती हैं। तो कब जाती हैं? शुरुआत होती है 24 अगस्त को। तो उसमें से आउट ऑफ द टीम 4 फीमेल माउंटेनियरिंग, शांति राय फ्रॉम सिक्किम, ईशानी सिंह जम्बाल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, दशमंत भाटी फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड सविता महतो फ्रॉम बिहार सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट कुन। तो इस माउंट कुन के बारे में देखते हैं जरा। तो ये जंस्कार रीजन में पड़ता है आपका, कहां पर? लद्दाख में। एंड ईशानी सिंह फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कौन से विलेज से बिलोंग करती है? पनहाला विलेज ऑफ कुल्लू। तो ये भी आप याद रख सकते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जरा इसको मैप में। तो यहां पर दिख रहा है आपको जंस्कार रेंज, यहीं से जंस्कार रेंज आती है। तो जंस्कार रेंज में दूसरी है एक कुन नुन माउंटेन रेंज। तो उसी में से आपकी ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है नुन कुन या कुन नुन आप कह लीजिए। तो यहां पर है कुन माउंटेन पीक जिसकी हाइट है 7077 मीटर। ये हाइट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज जो द ट्रिब्यून में आई है, 16 पंचायत ऑफ रेणुका जी सेगमेंट डिमांड्स ST स्टेटस। तो 16 पंचायतें जो रेणुका जी विधानसभा में आती हैं तो वो मांग कर रहे हैं कि हमें भी ST स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो आपको न्यूज में रोज चलता ही रहता है कि ट्रांसक्रिप्ट वाला जो पोर्शन है उसे ST स्टेटस दिया जाने लगा है या दिया जाएगा अभी। तो इस तरीके के अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिलते हैं और इसी के ऊपर हमने डिटेल वीडियो भी बना दी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरे तरीके से आप देखिए। तो एक कम्युनिटी जो है यहाँ इस चीज का विरोध भी कर रही है कि उन्हें ST स्टेटस नहीं चाहिए। खैर ये सब बातें हमने उस वीडियो में डिस्कस कर ली है। यहां पर अब बात क्या हो रही है? यहां पर ये बात हो रही है कि जो रेणुका जी वाला विधानसभा क्षेत्र है, अगर आप मैप में देखें, देखिए ये है आपका रेणुका जी वाला क्षेत्र, और इस विधानसभा क्षेत्र में ये जो धारती धार आपको दिख रहा है और ये सेन धार जो दिख रहा है, और बीच में ये जा रही है गिरी रिवर, ये वाली है गिरी रिवर। और गिरी रिवर के इस साइड वाला जो एरिया है इसे कहते हैं ट्रांसगिरी और इसे कहते हैं सिसगिरी। और जिसे ST स्टेटस मिलने की मांग उठ रही है, जो मांग कर रहे हैं यहां से हाटी समुदाय कि हमें ST का स्टेटस दिया जाना चाहिए, ट्रांसगिरी वाला रीजन। अब जो ये लोग हैं धारतीधार और सेनधार वाले जो लोग हैं यहां पर रह रहे हैं, ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें भी ST स्टेटस दिया जाना चाहिए। क्यों? इसके पीछे जो कहानी है वो है आपकी 2007 में डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा यहां पर बाउंड्रीज डिफाइन की गई विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो पहले ये वाला जो क्षेत्र है धारतीधीन और सेनधार जो कि सिसगिरी वाला जो पोर्शन है, ये आता था पांवटा विधानसभा क्षेत्र में। 2007 में इस क्षेत्र को रेणुका जी से जोड़ दिया गया। अब रेणुका जी का जो आधा क्षेत्र है वो तो आपका ट्रांसगिरी में भी आ रहा है और सिसगिरी में भी आ रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जब ये बाउंड्रीज डिफाइन की गई तो उन्होंने कहा कि आपकी जो टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं वो मिल रहे हैं ट्रांसगिरी वाले पोर्शन से। तो ये लोग भी वही डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमारे जो टॉपोग्राफिकल फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, वो ट्रांसगिरी वाले पोर्शन से मिल रहे हैं, तो इस बेसिस पर जो यहाँ की 16 पंचायत हैं उन्हें भी ST स्टेटस मिलना चाहिए। तो इस तरीके से यह मांग उठ रही है। जो यहाँ पर कहा गया है
as many as 16 panchayats of Bhartidhar and Singhdhar areas of Renuka Ji assembly segment in Sirmaur district have also demanded the scheduled tribe status proposed for the Transgiri region. तो पहले ये प्रपोज किया गया है ट्रांसगिरी वाले पोर्शन के लिए, अब ये भी मांग कर रहे हैं. The residents claim that they share topographical and socio-economic similarities with the people of Transgiri areas. तो ये देखिए, ये सब चीजें ये कह रहे हैं जो हमने आपको अभी बताई कि ये किस चीज का हवाला यहाँ पर दे रहे हैं कि हमें किस बेसिस पर यहाँ पर स्टेटस मिलना चाहिए, एसटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए. आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या राय है इस बात पर. नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है 582 स्क्रब टाइफस केसेस रिपोर्टेड इन स्टेट दिस ईयर. तो कितने केस इस बार आए स्क्रब टाइफस के? 582 केसेस इन हिमाचल प्रदेश. तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए. स्क्रब टाइफस की बात करें तो इस तरीके से बनता है. पहले आपके हो गए एक्स लाइफ साइकिल जो माइट का है. ये जो लार्वा है ये आपको याद रखना है क्योंकि जो स्क्रब टाइफस होता है वो इसी से होता है. एक कैरियर की तरह काम करता है ये. फिर हो गया आपका निम्फ और दूसरा हो गया आपका एडल्ट. हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? ये लार्वा. स्क्रब टाइफस ऑल्सो नोन एज बश टाइफस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. तो ये है बैक्टीरिया का नाम. इस बैक्टीरिया के द्वारा स्क्रब टाइफस होता है. नेक्स्ट है स्क्रब टाइफस इज स्प्रेड टू पीपल थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड चीगर्स लार्वा माइट्स. जो ये हैं जो इन्फेक्टेड हैं इन्हीं से स्क्रब टाइफस होता है. जब ये काटते हैं, ठीक है, तो उससे ही आपका स्क्रब टाइफस फैलता है. द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ स्क्रब टाइफस इंक्लूड फीवर, हेडेक, बॉडी एक्स एंड सम टाइम रैशेस. जब हम बुखार आने लगता है, रैशेस आने लगते हैं शरीर पर, तो इस तरीके के जो सिम्टम्स है वो हमें दिखाई देने लगते हैं. पीपल विद सीवियर इलनेस मे डेवलप ऑर्गन फेलियर एंड ब्लीडिंग विच कैन बी फैटल इफ इल ट्रीटेड. तो अगर इसका जल्दी से समाधान नहीं किया गया तो ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है. इतना खतरनाक है. मोस्ट केसेस ऑफ स्क्रब टाइफस, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हम कहां कहां पे मिलते हैं? जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, इंडोनेशिया है, चाइना, जापान, इंडिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. स्क्रब टाइफस शुड बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन. तो ये जो दवाई है ये इसके लिए दी जाती है. पीपल हु आर ट्रीटेड अर्ली विद डॉक्सीसाइक्लिन यूजुअली रिकवर क्विकली. तो ये वाली दवाई जो दी जाती है इससे रिकवर होने के लिए. तो हिमाचल प्रदेश में ये छोटी सी न्यूज है कि 582 केसेस हिमाचल प्रदेश में आए हैं, तो रिलेट कर सकते हैं कहीं आप. नेक्स्ट है 39 किलोमीटर लंबे 6 रोपवे को केंद्र सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी. अभी ये सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि फील्ड वर्क शुरू हो गया है. अभी सिर्फ मंजूरी दी गई है सेंटर के द्वारा. तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये 6 रोपवे कहां कहां पर बनेंगे और हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे. तो 39 किलोमीटर के हैं ये. अगर बात करें जिला कांगड़ा की तो यहाँ पर 2 रोपवे होंगे. कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर में एक एक रोपवे बनेंगे. तो ये रहे इनकी जो लंबाई है. तो इसमें से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो रोपवे बनेगा वो कहां पर होगा. तो पालनपुर, थाचड़ी, चौगान ग्लेशियर रोपवे, ये इसकी लंबाई सबसे अधिक होगी. बाकियों की भी थोड़ी बहुत आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट है जो दिव्य हिमाचल में न्यूज आई है, 2.25 लाख किसान कर रहे प्राकृतिक खेती. यहां पर इस आर्टिकल में पूरे तरीके से बात की गई है नेचुरल फार्मिंग की, जो हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. नेशनल फार्मिंग से अगर देखें आप, अलाइड मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, एचएस मेंस में क्वेश्चन आते हैं. तो इस तरीके से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. प्रदेश के सभी 3615 पंचायतों में प्राकृतिक खेती मॉडल विकसित करने के साथ ही 100 गांवों में प्राकृतिक खेती गांव के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. तो इन पंचायतों में अगर देखें 100 गांवों को लिए जाना है जिसको पूर्ण रूप से परिवर्तित किया जाएगा कि इन क्षेत्रों में, इन गांवों में प्राकृतिक खेती ही की जाती है. इस योजना के अंतर्गत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 17 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है. तो यही एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन गया. अगर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नेशनल फार्मिंग के लिए हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कितना बजट का पैसा एलोकेट किया है, तो ये हो गया आपका 17 करोड़ रुपए. तो नेशनल फार्मिंग के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत. जब आप पॉइंट्स लिखेंगे इसके बारे में देखते हैं. इसे रसायन मुक्त कृषि यानी कि केमिकल फ्री फार्मिंग और पशुधन आधारित यानी कि लाइव स्टॉक बेस्ड, तो ये आपकी डेफिनेशन बन सकती है स्टार्टिंग में ही, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. कृषि पारिस्थितिक के मानकों पर आधारित यह एक विधिक कृषि प्रणाली है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग की अनुमति मिलती है. यह मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने या न्यून करने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है. तो केमिकल फ्री है, इसका मतलब है केमिकल में कोई पैसा लग नहीं रहा है.
कोई हम फर्टिलाइजर नहीं खरीद रहे हैं, तो एक तो इससे पैसा भी कम हो रहा है, दूसरा जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका एमिशन भी कम हो रहा है। तो दोहरे इसके फायदे हैं। कृषि के इस दृष्टिकोण को एक जापानी किसान दार्शनिक, उनका नाम आपको याद रखना है, मासानोबु फुकुओका ने 1975 में अपनी बुक द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन में पेश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। मासानोबु फुकुओका नाम तो आपने याद रखना है। दूसरा, उन्होंने जो बुक लिखी 1975 में द वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, उसमें उन्होंने जिक्र किया इस खेती के बारे में, इस प्रकार की खेती के बारे में, या खेतों में या उसके आसपास के क्षेत्रों में मौजूद प्राकृतिक या पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि का एक रूप माना जाता है, जो ग्रह को बचाने के लिए एक प्रमुख रणनीति है। तो पूरे के पूरे ग्रह को भी बचाने के लिए रणनीति किस तरीके से हो सकती है? अगर पूरे विश्व में ही प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए। आज हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस लेवल, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका एमिशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है। तो हमें इसका कोई दूसरा उपाय भी ढूंढना पड़ेगा कि इन गैसेस को कम किया जाए। पेरिस एग्रीमेंट आप देखते हैं 2015, जहां पर बात की गई हमें टेम्परेचर इतना ही रखना है एक लिमिट के अंदर। अगर आप बात करें 1.5 to 2 डिग्री, इसमें भूमि प्रथाओं का प्रबंधन और मिट्टी एवं पौधों के वातावरण से कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिससे हानिकारक की बजाय वास्तव में उपयोगी होती है। भारत में परंपरागत कृषि विकास योजना बताइए जरा, ये कब शुरू की गई? कमेंट सेक्शन में। PKVY के तहत प्राकृतिक खेती को भारतीय प्राकृतिक खेती पद्धति यानी कि BPKP भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। और ये भी BPKP यानी कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना का उद्देश्य बाहर से खरीदे जाने वाले आदानों के आयात को कम कर पारस्परिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो इसका अर्थ क्या है? BPKP ये योजना, बाहर से जो हम आयात कर रहे हैं, एक उसको आयात को कम करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें निर्भर रहना पड़ेगा जो घरेलू या हम कहें जो स्वदेशी जो चीजें हैं उनका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अब देखते हैं जरा नेचुरल फार्मिंग का क्या महत्व हो सकता है, या कहें हम बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो उसमें से पहला देखिए, उत्पादन की न्यूनतम लागत। जब हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें लागत भी लगेगी, और वो लागत कुछ चीजों में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। तो अगर कृषि की बात करें, वहां पर हमारे पास जो लागत है वो रोज बढ़ रही है कि हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, बाद में कुछ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, तो लागत बढ़ रही है। लेकिन अगर प्राकृतिक खेती की बात की जाए तो इसमें उत्पादन की न्यूनतम लागत है, यानी कि जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें लागत बहुत कम लग रही है। इससे रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण विकास की गुंजाइशों के साथ एक लागत प्रभावी कृषि पद्धति प्रथा माना जाता है। बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, क्योंकि प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें कि हम इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं तो कुछ के साथ क्या हो जाता है, इंसेक्टिसाइड जब यूज कर रहे हैं तो हमें मुंह पर कपड़ा बांधना पड़ता है, लेकिन गांव में इसका यूज ज्यादातर नहीं किया जाता है, और इसका परिणाम क्या निकलता है कि बीमारियां फैल जाती है इस तरीके से। लेकिन यहां पर देखें तो जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का सिंथेटिक का या रसायन का उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। साथ ही भोजन में उच्च पौष्टिक तत्व होने से यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। तो जब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मुक्त है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो खाना होगा, जो ये पौष्टिक जो आहार होगा, जो फसलें होंगी वो पौष्टिक होंगी। दूसरा देखते हैं हम, जल की खपत कम। जब हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें जो पानी की खपत है वो भी कम लगती है, जैसे प्राकृतिक खेती प्रति बूंद फसल, पर ड्रॉप। जब हम बात कर रहे हैं ड्रिपिंग सिस्टम की, तो ड्रिपिंग सिस्टम के तहत यहाँ पर पानी की जो खपत है वो भी कम होती है। प्राकृतिक खेती का सबसे तात्कालिक प्रभाव मिट्टी के जीव विज्ञान रोगाणुओं और अन्य जीवित जीवों जैसे कि केंचुआ पर पड़ता है, और मृदा स्वास्थ्य पूरी तरह से उसमें रहने वाले जीवों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण, कि पर्यावरण का संरक्षण भी इस पद्धति से किया जा सकता है, जैसे कि बहुत छोटे कार्बन और नाइट्रोजन पद चिन्हों के साथ जल का अधिक न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करती है। दूसरा है पशुधन स्थिरता। कृषि प्रणाली में पशुधन का एकीकरण प्राकृतिक खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्चक्रण में मदद करता है। जीवामृत तथा बीजामृत जैसे इको फ्रेंडली
बायो इनपुट गाय के गोबर व मूत्र एवं अन्य प्राकृतिक उत्पादों से तैयार किए जाते हैं। तो जब हम ये खाद का भी यूज कर रहे हैं तो खाद किस तरीके से डाल रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक खेती की। ठीक है जी, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र जो है वो यूज किया जाता है खाद बनाने के लिए। लचीलापन, जैविक कार्बन, कम न्यून जुताई और पौधे की विविधता की मदद से मिट्टी की संरचना में परिवर्तित जैसे गंभीर सूखे की चरम स्थितियों में भी पौधे की वृद्धि में सहायक हो सकता है। तो इसी के साथ आज की न्यूज यहीं पर समाप्त होती है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।